इश्क का इजहार। सुबह के 8 बज रहे थे। माधव की मां ने देखा कि वह अभी भी सो रहा है। उसकी मां ने उसके पिता से कहा, माधव शायद रात भर पढ़ रहा था, क्योंकि उसके कमरे से आवाज आ रही थी। फर्स्ट पार्ट का एग्जाम भी नजदीक है, इस बार शायद अच्छे नंबर से पास कर जाए। माधव के पिता ने हंसते हुए कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इस बार ईश्वर की नजर मेरे बेटे पर पड़ेगी। कितना मेहनत करता है मेरा लाल। सुबह के 9 बज चुके थे। माधव के पिता भेकू पासवान खाना खाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुके थे, पर अब भी माधव सोया हुआ था। घर से बाहर निकलते समय भेकू पासवान ने माधव का दरवाजा भी खटखटाया, पर कुछ आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा। माधव गहरी नींद में सोया हुआ था। फिर भेकू पासवान ने कुछ बुदाते हुए कहा, पढ़कर सोया या कुछ करके सोया? आजकल के लौंडे। फिर अपनी पुरानी राजदूत मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर ऑफिस के लिए चले गए। 9:30 बजे के करीब माधव का मोबाइल बजा। उसने बहुत कष्ट से आंखें खोली। मोबाइल की स्क्रीन पर स्वीट हार्ट नाम आ रहा था, यानी कि अंकिता। उसने अब अपनी पूरी आंखों को खोला, फिर बोला, हेलो अंकिता, गुड मॉर्निंग। उसने उबासी लेते कहा, गुड मॉर्निंग माधव, तुम अभी तक सोए हुए हो? मैंने तुमको फोन करके जगा दिया, सॉरी। अंकिता ने मायूस स्वर में कहा, अरे अंकिता, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? रात को लेट से सोया, इसलिए सुबह उठ नहीं पाया। मैं भी रात भर ठीक से सो नहीं पाई। सुबह हुई तो आंखें ऐसे नींद से बोझिल थीं, जैसे कोई जाग रहा था मुझ में सारी रात। कौन जाग रहा था? कहीं वह मैं तो नहीं? माधव ने हंसते हुए कहा, वह तुम नहीं थे। तुम होते तो इतने आराम से अभी तक सोए नहीं रहते। वह तो कोई और था, जो मेरे ख्वाबों में रोज आता है, मुझसे प्यार की बातें करता है और मुझे प्यार भी करता है। अंकिता ने शरारती अंदाज में कहा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। जो तुम्हारे ख्वाबों में आता है उसी से बातें करो, उसी को प्यार करो। मैं तुम्हारा कोई नहीं। इतना कहकर माधव ने फोन काट दिया और फिर कॉल का इंतजार करने लगा, ये सोचकर कि अंकिता के दिल में अगर मेरे लिए जरा सी भी जगह होगी तो वह दोबारा कॉल जरूर करेगी। माधव सोच ही रहा था कि उसका मोबाइल बजा। उसने कॉल रिसीव किया, पर बोला कुछ नहीं। दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे बुद्धू, मजाक भी नहीं समझते तुम? सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, बोलने में हीरो, समझने में जीरो। चलो अब मैं रखती हूँ, शाम को मिलते हैं कोचिंग क्लास में। बाय, टेक केयर। सॉरी अंकिता, मैं नहीं समझ पाया था, माफ कर दो मुझे। आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या तुम वह चीज मुझे दोगी? बर्थडे मेरा है और तुम मुझसे मांगोगे। जो चाहोगे वो दूंगी, पर कुछ छोड़कर जो तुम समझ सकते हो। अंकिता मुस्कुराती हुई बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आज तुम कोचिंग नहीं जाना। हम दोनों सीधा पिज्जा हट में जाएंगे, फिर वहां से मीना बाजार के सामने वाले पार्क में जाएंगे। माधव ने एक सुर में कह डाला। अंकिता ने हामी भरी और दोनों ने को काट दी। फिर वह सोचने लगी, आज अगर माधव प्यार की स्टैंप ही मांगता तो भी मैं दे देती। फिर वह नहाने चली गई। दोनों आज बहुत ही खुश थे। अंकिता नहाने के बाद पूजा करने बैठी और भगवान से कहने लगी कि आज माधव अपने प्यार का इजहार करे। उधर माधव भी सोच रहा है कि अंकिता का गिफ्ट का इंतजाम तो कर दिया, पर रेस्टोरेंट के बिल का और केक के पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा। फिर उसकी नजर अपनी गुल्लक पर गई, जिसमें वह पिछले 5 साल से 10 और 5 के सिक्के जमा कर रहा था। उसने गुल्लक को हाथों से उठाया। 2 किलोग्राम जितनी भारी हो गई थी, पर माधव उसे फोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह पहले अपनी माँ के पास गया। माँ रसोई में खाना बना रही थी। माधव ने सीधे रसोई में जाकर गुड मॉर्निंग कहते हुए माँ के गालों पर एक चुंबन कर दिया और कहा, आई लव यू माँ। बिमला देवी समझ गई कि माधव को पैसा चाहिए, क्योंकि माधव को जब भी पैसे की जरूरत होती है तभी वह ऐसी हरकत करता है। कितने पैसे चाहिए माधव? बिमला देवी ने माधव से प्यार से पूछा। माँ, क्या मैं तुमको इसलिए आई लव यू कहता हूँ कि मुझे पैसों की जरूरत है, पर जब तुम कह ही रही हो तो 500 की हरियाली दे दो।
माधव ने माँ के कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, मेरे पास 500 रुपए नहीं है, 100 रुपए चाहिए तो बोलो। इतना कहते हुए बिमला देवी ने चाय की पत्ती रखने वाला डिब्बा खोला और वहां से 100 के नोट को निकालकर माधव की तरफ बढ़ाया। माँ, 100 रुपए से कुछ नहीं होगा और 400 रुपए दो प्लीज। वह बच्चों की तरह हट करते हुए बोला। पर माधव, तू इतने रुपए का करेगा क्या? बिमला देवी ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा। माँ, मैं एक जीन्स खरीदूंगा, कल बाजार में देखा था। राजू ने वह जीन्स खरीदी थी। मैं भी खरीदना चाहता हूँ। मेरे पापा भी बैंक में नौकरी करते हैं। राजू तो प्रत्येक महीने जीन्स व टी शर्ट खरीदता है और मैं हमेशा एक टाइप की ही शर्ट एवं जीन्स पहनकर घूमता हूँ। अच्छा, ये बात है, मेरे बेटे को जीन्स पहननी है। और सुन, राजू से भी महंगी जीन्स खरीदना, उसके साथ ही बाजार जाना खरीदने। सिर हिलाते हुए बिमला देवी अलमारी खोलती है और माधव को 1000 रुपए का एक नोट थमा देती है और कहती है, जा बेटा, तुझे जो खरीदनी है खरीद, जैसा खरीदना है खरीद। मेरा लाल तो हीरो है, हीरो। इतना कहकर बिमला देवी ने माधव के सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरा। माधव अंदर ही अंदर काफी खुश हो गया और सोचता रहा कि माँ कितना प्यार करती है, कितनी भोली है। खैर, मैं आज एक जीन्स भी खरीद लूंगा। उधर अंकिता भी सोच रही थी कि कौन सी ड्रेस पहनकर बर्थडे मनाए। उसने अपने सारी ड्रेसेज निकाली और अंत में सारी सलवार कमीजें। अंकिता आज कुछ अलग पहनना चाहती थी, क्योंकि आज अंकिता का जन्मदिन जो था। तभी उसकी नजर येलो और ब्लैक रंग के पटियाला सूट पर गई, जो काफी आकर्षक लग रहा था। बाजार में आई सलवार कमीज का ये लेटेस्ट डिजाइन था, इसलिए उसने निर्णय लिया कि आज जब माधव को मिलेगी तो यही सूट पहनकर जाएगी। जैसे जैसे समय का कांटा आगे बढ़ रहा था, अंकिता के दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। उधर माधव भी अपने मित्र राजू के साथ मार्केट में जीन्स खरीदने के लिए चल देता है, क्योंकि आज माधव को स्पेशल दिखना था। शाम के 3 बजे माधव ने अंकिता को फोन किया। हाय अंकिता, क्या कर रही हो? उसने उत्साहित होकर कहा। माधव, मैं समझ नहीं पा रही कि क्या पहन कर आऊंगी। सुबह जिस ड्रेस को पहनने के लिए सोची थी, वह भी अब ठीक नहीं लग रही। मैं पहनूं तो क्या पहनूं? वह उदास होकर बोली। तुम जो पहनोगी अच्छी लगोगी। तुम हो ही इतनी सुंदर, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या पहनूं। अंकिता ने फिर वही बात दोहराई। मैं तो पहनने के पहले कुछ नहीं सोचता, जो मन किया पहन लेता हूँ। माधव ने मजाकिया अंदाज में कहा। अरे बुद्धू, लड़कों का एक ही ड्रेस होता है, शर्ट और पैंट। तुम हाफ पैंट में भी अच्छे लगोगे। हाफ पैंट पहन कर आना। अंकिता ने जीभ निकालते हुए कहा। मिलते हैं शाम को 4 बजे पिज्जा हट पर। इतना कहकर दोनों ने एक दूसरे को बाय बोलकर फोन काट दिया। माधव ने शाम 3:45 पर घर से निकलते हुए अंकिता को कॉल की, पर उसने कॉल रिसीव नहीं की, क्योंकि वह अब तक भी तैयार नहीं हो पाई थी और आईने के सामने अपना दुपट्टा संभाल रही थी। ऊपर के होंठ पर लिपस्टिक चढ़ाकर नीचे के होंठ पर रगड़ रही थी, फिर आंखों पर काजल लगाकर पलकों को 2-3 बार झपकाए, फिर दरवाजे से बाहर निकलकर दरवाजे पर ताला लगाकर वह बाहर आई। कुछ लड़के अंकिता को घूर रहे थे। ये वही लड़के थे जो हमेशा उससे घूरते हैं, और घूरे भी क्यों नहीं, अंकिता आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिख रही थी। अंकिता एक हाथ पर पुस्तक और एक हाथ से कॉपी से अपने सिर को ढांक रही थी। लड़के अब भी उसे टकटकी लगाए देख रहे थे। उसने सामने से आते रिक्शे को हाथ दिखाया, फिर उस पर चढ़ गई। उधर माधव पिज्जा हट पर ठीक 4 बजे पहुंच चुका था और उसका रास्ता निहार रहा था। उसने फिर अंकिता को कॉल की, पर अंकिता ने जानबूझकर कॉल नहीं उठाई। 4:15 हो चुके थे। इंतजार की बेकरारी माधव को सहन नहीं हो रही थी। उसे कुछ इस तरह महसूस हो रहा था कि वह मोबाइल को तोड़ दे। वह रास्ते की ओर आंखें गड़ाए खड़ा ही था, तभी एक लड़की ने उसको आंखों के सामने हाथ को ऊपर नीचे किया। माधव ने झट से अपना ध्यान लड़की की तरफ किया, जैसे माधव सपनों से जागा हो, और कहा, अरे अंकिता, तुम कब आई? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तो आए हुए 10 मिनट हो गए हैं। मैं तो भीतर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पर तुम किसके आने का इंतजार कर रहे हो और कोई आने वाली है क्या?
उसने एक सफेद झूठ कहा। मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था, पर तुम किस रास्ते से आई हो? अरे बुद्धू, मैं तुम्हारे सामने रिक्शे से उतरी हूँ और तुम किसी दूसरे के इंतजार में खोए हुए थे। तुम मुझे क्यों पहचान नहीं पाए? अंकिता मुस्कुराती हुई बोली। माधव अंकिता को गौर से देखता हुआ कहता है, सलवार कमीज, जूती और बिंदी में कमाल की खूबसूरत लग रही हो। कैसे कहूँ तुमसे कि मैंने आज से पहले तुमसे खूबसूरत लड़की को कभी नहीं देखा है, और यही कारण है कि मैं तुमको पहचान नहीं पाया, क्योंकि पूरे बेतिया जिले में तुमसे खूबसूरत लड़की नहीं है। अंकिता अपनी तारीफ सुनने के बाद मन ही मन काफी खुश हो गई और माधव से बोली, थैंक यू, अब चले अंदर। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं और कोने वाली एक टेबल पर बैठ जाते हैं। माधव वेटर को 2 चीज पिज्जा का ऑर्डर करता है, फिर टेबल पर एक छोटा सा केक रखता है। अंकिता प्लास्टिक के चाकू से केक पर वार करती है। केक इतना छोटा था कि एक वार में ही 2 टुकड़े हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। फिर माधव ने कहा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे माय डियर अंकिता। अंकिता माधव को एक टुकड़ा केक खिलाती हुई कहती है, थैंक यू सो मच माधव, तुमने इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी रखी। पर माधव, तुमने इतना छोटा केक क्यों ऑर्डर किया? अंकिता जीभ निकालते हुई बोली। माधव हंसते हुए कहता है, वेलकम अंकिता, मैं इतना छोटा केक इसलिए लाया क्योंकि यह केक हम दोनों ही खाने वाले हैं। इतना कहते हुए वह अपने बैग से गिफ्ट निकालता है और अंकिता को देता है। अंकिता गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाती है, फिर कहती है, थैंक यू सो मच अगेन माधव, तुम सच में चांद लेकर आए हो, मैं बहुत खुश हूँ। अंकिता माधव को गले लगा लेना चाहती थी, पर तभी वेटर पिज्जा लेकर आ गया। फिर अंकिता ने भावुक होकर माधव से कहा, माधव कुछ कहो न, मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। तुम्हारे मन में आज जो कुछ भी है उसे बोल दो ना। माधव अंकिता के एक हाथ पर अपना हाथ रखता हुआ कहता है, आंखों की गहराई को हम समझ नहीं पाते, होंठ है मगर हम कुछ कह नहीं पाते। अपने दिल की बात किस तरह कहें तुमसे, तुम वही हो जिसके बिना हम रह नहीं पाते। अंकिता माधव की बात सुनकर काफी खुश हो गई। फिर बोली, यह क्या था माधव, प्यार का इजहार या एक शायरी? माधव अंकिता के हाथ को टेबल से उठाकर उन हाथों पर चूमते हुए कहता है, माना कि हमें प्यार का इजहार करना नहीं आता, पर मेरे जज्बात को समझ न सको इतने नादान तो तुम भी नहीं। आई लव यू अंकिता, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। आई लव यू टू माधव, तुम बहुत अच्छे हो, पर मेरे मोहल्ले में मुझसे भी खूबसूरत लड़कियां हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए पिज्जा खत्म किया। इसी बीच दीपक का फोन आया, हे लोक भैया, अनकू तुम कहाँ हो? मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, अभी मोतिहारी पार कर रहा हूँ। भैया मैं कोचिंग आई हुई थी, अभी घर जा रही हूँ, आप ठीक से आना, और रात में डिनर में क्या बनाऊं? अंकिता कुछ जोर से बोली, अनकू तुम घर जाओ, डिनर में कुछ बनाने की जरूरत नहीं, मैं होटल से खाना पैक करा के ले आऊंगा। मैं अब फोन रखता हूँ, बाय, टेक केयर। फिर दोनों फोन रख देते हैं। वह माधव के हाथों पर हाथ रखकर कहती है, अब मुझे जाना पड़ेगा, भैया 1 घंटे में आ जाएंगे, हम कल फिर मिलेंगे, और हाँ, रात को भैया के सो जाने के बाद कॉल करूंगी। मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, अभी तो मात्र 1 घंटा ही हुआ है, हमने तो ठीक से बातें भी नहीं की। माधव अंकिता के हाथ को और कसकर पकड़ते हुए कहता है, अरे मुझे दर्द हो रहा है माधव। अंकिता ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। माधव अंकिता का हाथ छोड़ देता है। दोनों बाहर निकलते हैं। अंकिता एक रिक्शा को इशारा करती है, फिर माधव से कहती है, आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, आज का दिन मेरे लिए खास है, तुम जो मेरे साथ थे। थैंक यू सो मच माधव। फिर अंकिता रिक्शे पर बैठ जाती है। माधव उसे देखता ही रहता है, कुछ बोल नहीं पाता, मानो सारे अरमानों में पानी फिर गया हो। माधव सोचकर आया था कि दोनों पार्क में जाएंगे, बहुत सारी गप्पे मारेंगे, एक दूसरे के हाथों को थामे घूमेंगे, पर यह सब हो नहीं पाया। जब कोई कुछ सोचकर प्रोग्राम करता है पर वैसा नहीं होता तो अफसोस होता है। रिक्शा आगे बढ़ता जाता है। अंकिता एक बार रिक्शे के पीछे के पर्दे को उठाकर माधव की ओर देखती है।
हाथों से बाई का इशारा करती है। माधव भी बाई का इशारा करता है। वह नाखुश होकर अपनी साइकिल की तरफ जाता है।